बल्कि स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। जी हाँ, ये सॉलिड स्टेट आपके चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम ठोसों का जो निविड़ संकुलन होता है, जिसमें एक ठोस दूसरे के ऊपर कैसे स्थिर होकर जमे रहते हैं या उनकी जो जमावट होती है वो कैसी होती है, इन्हीं चीज़ को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हमारे पढ़ाने के साथ साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट भी करते रहें। चलिए, ठोस अवस्था एक्चुअल में होता क्या है। सबको पता है कि भाई ये भी ठोस है, लोहा भी ठोस है, प्लेटिनम भी ठोस है, मतलब कोई भी क्रिस्टल ठोस होता है, लकड़ी भी ठोस है। लेकिन इन ठोस में फ़र्क क्या है? फ़र्क होता है जमावट का, कि इनके जो कण होते हैं किस प्रकार से जमावट किए रहते हैं। तो इसी को हम इस सॉलिड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ठोस होता क्या है? ठोस क्या है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण आपस में मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। मतलब क्या? कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अवयवी कण जितने आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं या संगत जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? ठोस अवस्था कहा जाएगा। इस ठोस अवस्था की खास बात यह है कि इसका जो आकार होता है, आकार और आयतन ये दोनों का दोनों निश्चित होता है। दोनों का दोनों निश्चित, मतलब एक तरह का ये कह सकते हैं ठोसों के क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो ठोसों के गुण में क्या क्या देखने को मिला? कई सारी चीज़ देखने को मिला। पहला तो ये मिल गया कि आकार व आयतन निश्चित होता है। किसी भी ठोस को आप देखोगे, अगर ये इतना छोटा है या इतना बड़ा हो तो उतने ही आकार का होता है और उतने ही आयतन का भी होता है। उसमें कोई आकार व आयतन में, अगर उसको छोटा भी करेंगे तो उसी आकार का और उसी आयतन का मिलेगा। ठीक बात है। आगे चलते हैं। दूसरा इसका ये गुण मिलेगा कि इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तरह का ये ठोसों का गुण है। किसी भी ठोस को आप जब गलाएंगे या उसको उबालने की क्वथनांक पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो एक निश्चित टेम्परेचर होता है तभी उसी पर जाकर वो क्या होगा? गलेगा। अब जैसे मान लो बर्फ़ हो गया। बर्फ़ क्या, एक मोटा सिल्ली लाए, एक छोटा सिल्ली लाए, तो मोटा सिल्ली काफ़ी लंबे समय के बाद एक निश्चित टेम्परेचर जाएगा, छोटा जो सिल्ली होगा वो एक निश्चित टेम्परेचर, वो भी गलेगा लेकिन निश्चित टेम्परेचर पर। तो किस टेम्परेचर पर? मान लेते हैं कि भाई ये जल का जो टेम्परेचर नॉर्मल हम अगर बर्फ़ को देखें तो 100 पर जाकर वो क्या होगा? एक गलनांक होगा। फिर 100 तक, जब तक सारे बर्फ़ जल कणों में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वहाँ से टेम्परेचर आगे बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर, अगर किसी लोहे को आप पिघलाओगे तो 1200-1500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ही वो क्या होगा? उसका एक निश्चित गलनांक होगा। ऐसा नहीं कि 700 पर 600 पर वो गलकर अलग हो जाए। ठीक है। अगला इसका गुण है, ये दीर्घपरासी होते हैं। ठीक है। तो दीर्घपरासी का मतलब यही होता है कि उसके जो गलनांक होते हैं वो दीर्घ, मतलब किसी भी ठोस को जब आप गलाओगे तो यूँ नहीं कि अब प्लास्टिक की तरह यूँ जलाए और गलना स्टार्ट हो गया, नहीं, वो एक निश्चित समय के बाद, मतलब लंबे समय के बाद, उसी को कहा गया दीर्घपरासी। ठीक है। तो दीर्घपरासी में यह क्या होगी? एक निश्चित समय के बाद जाकर ये गलेंगे। ये ठोसों का एक तरह का गुण होता है। तीसरा इसका गुण है, चौथा गुण है, ठोसों का जो घनत्व होता है, ठोसों का घनत्व वह उच्च होता है। ठोसों का जब घनत्व होगा काफ़ी, मतलब अगर छोटा सा क्रिस्टल होगा या बड़ा लोगे तो उसका जो घनत्व होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर किसी को उससे ऐसे मार दोगे तो हल्का सा चोट तो लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्या उसका गुण भी होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठोसों को कैसे वर्गीकृत किया, क्योंकि सभी ठोस तो ठोस होते हैं लेकिन उनकी जो जमावट होती है उसके हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया है, जिसको दीर्घपरासी या लघुपरासी के रूप में हम कह सकते हैं। मतलब क्या है?
ठोसों का जो वर्गीकरण दीर्घ और लघु परासी के आधार पर कई टाइप में बांटा गया, जिसको हम अंतर करके पढ़ेंगे। खासकर देखा यह जाता है कि हमसे अगर किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछता है तो उसमें कई तरह के जो डेफिनेशन बनते हैं तो उसको अंतर करके अगर हम लिखेंगे तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अंतर करके भी लिख सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं आगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण देखिए, ठोसों को लिखते चलेंगे। ठोसों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। और ये जो वर्गीकृत किया गया है हम इसके गुणों के आधार पर करेंगे। कैसा गुण, जैसे मान लो हम ठोस होते कितने हैं तो दो टाइप के आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पहला दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा दिया गया है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनको हम इनके गुणों के आधार पर सीखेंगे। और आप कई बार ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप कॉपी पर लिखते रहेंगे, अभ्यास होता है, क्योंकि लिखने से ही अभ्यास बनता है। ठीक है, चल रहे हैं, आइए ऐसे कॉलम बना लेंगे 2 ठो, और इसमें क्या करेंगे आप नंबर वाइज इसको ग्रुप करके नंबर वाइज लिखेंगे। एक में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। और इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको एमोर्फस सॉलिड कहेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा जगह कमी है ब्लैक बोर्ड में। तो इसको क्या लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको क्या लिखेंगे एमोर्फस सॉलिड। तो ये क्या होता है, इनके गुणों के आधार पर हम समझेंगे कि इनके जो गुण होते हैं उसके आधार पर इनको दोनों को समझेंगे। पहला हम लिखते हैं ज्यामिति के आधार पर। फर्स्ट इसका जो गुण है ज्यामिति के आधार पर ज्यामिति के आधार पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई कि क्रिस्टलीय अगर ठोस देखा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि ये खासकर आयनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। अब वो चाहे NaCl का क्रिस्टल हो, चाहे फिटकरी का क्रिस्टल हो, या आपका चूने का क्रिस्टल हो गया। हालांकि चूने का क्रिस्टल आपका देखने को मिल जाएगा, तो उसके भी कुछ स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, अभी नहीं। फिलहाल यहाँ देखिए ज्यामिति के आधार पर, जैसे मान लो हम कोई क्रिस्टल नमक का एक टुकड़ा ले लिया, एक छोटा सा दाने का टुकड़ा ले नमक का, तो उसके जो क्रिस्टल ही सॉलिड देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं छोटा सा बनाऊँ क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, मैं उतना नहीं बनाऊँगा, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें जब शेप बनाने को मिलेगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि हर एक तरह का हम शेप बनाना सिखाएं। जैसे नमक का शेप कैसा होगा, उसके अणुओं का स्ट्रक्चर। हालांकि कोई अभी तो उस तक मशीन नहीं बनी कि नमक के शेप को देखा जा सके, लेकिन एक कल्पना करके बनाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इस चैप्टर में, मतलब सॉलिड स्टेट के अणुओं को समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करेंगे तभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये मान लेते ये हमारे पास एक क्रिस्टल है नमक का, जिसमें क्या होता है कि देखो नमक के कोई भी क्रिस्टल में हर एक प्लस के अगल बगल माइनस होता है, कुछ इस तरीके से। देखो इस तरीके से हर एक प्लस के बगल में माइनस, और हर एक माइनस के बगल में एक प्लस होता है। NaCl Na कुछ इस तरीके से ये जमावट होती है, ठीक ना। हर एक प्लस के बगल में माइनस, हर एक माइनस के बगल में प्लस रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। बनाते रहिएगा, बाकी हम छोटा सा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बड़ा या छोटा कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक ना। इस तरीके से जमावट है। तो यहाँ पे क्या ज्यामिति है, ज्यामिति का मतलब संरचना के आधार पर। अगर मान लो किसी की संरचना एक जैसा है तो उसको समान संरचना कहें, किसी की संरचना अलग अलग है तो कहेंगे भाई भिन्न संरचना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम इस क्रिस्टलीय ठोस को देखें किसी भी दिशा से, चाहे इधर से देखें, नीचे से देखें,
बाएं से देखें, अप से देखें, डाउन से देखें, किधर से भी देखेंगे तो आपको एक निश्चित ज्यामिति मिलेगी। जैसे मान लो अगर इधर से देख रहे हो तो NaCl मिल रहा है, नीचे से देख रहे हो तो यहाँ से Cl NaCl इस तरह से चलता जाए, काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर। इस तरह से अगर कोने से देखो तो क्या मिलेगा, Na इस तरीके से चल रहा है। यहाँ से देखो तो Cl मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको किसी भी दिशा से देखने पर भिन्न भिन्न संरचना प्राप्त होती है। तो इसका ये कह सकते हैं कि इसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है वो अभिलाक्षणिक होती है या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसकी लिख सकते हैं, इसकी ज्यामितीय संरचना भिन्न भिन्न या अभिलाक्षणिक होती है। ठीक है ना। और वही अक्रिस्टलिक ठोस की मैं बात करूँ तो अक्रिस्टलिक ठोस में क्या होता है कि इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी जो कण होते हैं या दाक्षिद्र इधर उधर घूमे पड़े रहते हैं। तो इसको किसी भी दिशा से भी अगर आप देखोगे तो वह एक समान ही दिखाई देगा, एक ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न दिखाई देगा। अगर इधर से देखो तब भी वही, इधर से देखो तो वही, तो इनमें कोई एक पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कोई एक पैटर्न नहीं होता, सभी दिशाओं से क्या होता है, समान दिखाई देते हैं। तो इसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है, इसकी ज्यामितीय संरचना समान होती है या निश्चित होती है, ये ऐसे कह सकते हैं। इसकी ज्यामितीय संरचना समान निश्चित होती है, जबकि इसकी ज्यामितीय संरचना भिन्न भिन्न क्या है, या अनिश्चित क्या, या अभिलाक्षणिक है। किसी भी दिशा, ऐसे में किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, समान संरचना दिखाई देने को मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे का हम करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अगले गुण के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसके बाकी के गुणों के अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। अगला नेक्स्ट गुण दूसरा नंबर का, गलनांक व क्वथनांक के आधार पर क्या लिखेंगे भाई, गलनांक और क्वथनांक आधार पर क्या लिखेंगे भाई। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि आयनिक बंध होता है, जिसके कारण इनमें क्या होता है कि आयन बंध के कारण इनको गलाने में एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर छुड़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके लिए काफ़ी ऊंचा इनको टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर मैं नमक की या किसी भी क्रिस्टल की बात करूं तो वो क्रिस्टल किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। अगर वो आयनिक क्रिस्टल है तो इनको जब हम गलाएंगे तो पहले क्या होता है कि नीचे के इनके कण क्या होंगे, पहले टूटेंगे, फिर उसके ऊपर के, फिर उसके ऊपर के, इस तरह से करते करते वो धीरे धीरे एक निश्चित परास में होता है। जैसे मान लो बर्फ ही हो गया, तो बर्फ को जब गलाओगे तो पहले ये लेयर गलेगा, फिर उसका से ये लेयर, फिर उसका से ये लेयर, इस तरीके से वो सभी लेयर गलने के बाद ही उसका टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर ये कोई आयनिक क्रिस्टल, कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो इसको भी अगर गलाओगे तो ऐसा नहीं कि यूं टेम्परेचर दिए 100-200 पर जाकर गल जाएगा, नहीं, इसका एक निश्चित गलनांक होता है। तो क्या लिखेंगे भाई कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है, एक फिक्स होता है कि वो एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर क्या होगा, गलेगा। मतलब इसका जो गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि इसका क्या है, इसका कहीं से भी इसका गलनांक निश्चित, ऐसा नहीं है कि 200-300, वो पहले क्या होगा 100, 10, 20 या 30 या 100 पर जाते जाते नरम होकर गलना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक ना। तो इसका गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित
या निम्न होते हैं भी लिख सकते हैं, और निश्चित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे विदलन गुण। अगला लिखेंगे गुण इसका 3rd नंबर, विदलन, विदलन के आधार पर, आधार पर। अगला लिखेंगे विदलन के आधार पर। तो विदलन के आधार पर कैसे हम बताएंगे इसको, देखिए विदलन क्या होता है कि काटना, मतलब काट कर उसको अलग करना। तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को आप काटोगे धारदार हथियार से तो उसमें 2 चीज़ें होती है। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस काटोगे तो इसमें जो सतह बनेगा, मान लो काटने के बाद सतह जो बनेगा, नया सतह, वो एकदम चिकना और सपाट बनेगा। चिकना सपाट का मतलब जैसे मान लो ईंटा हो गया, अगर उसको तोड़ेंगे तो खुरदुरा होगा, और धारदार हथियार से काटेंगे तो उसका जो सतह होगा एकदम उसी सतह, नए जो जनित सतह होगा वो एकदम नए सतह की तरह एकदम चिकना और सपाट होगा। तो ये लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को धारदार हथियार से, धारदार हथियार से, हथियार से काटने पर जनित, जनित नई सतह चिकना, चिकना व सपाट होता है, सपाट होता है इस वाले में, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चिकना और सपाट नहीं होता, इसमें जनित नई सतह, जनित नई सतह खुरदुरा होता है, खुरदुरा, खुरदुरा, खुरदुरा होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम काटेंगे किसी धारदार या विदलन करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का, तो जो जनित सतह होगा चिकना सपाट होगा, बिल्कुल इस दीवार की तरह बिल्कुल चिकना सपाट होगा। अगर अक्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो वो खुरदुरा होगा। खुरदुरा का मतलब अगर प्लास्टिक को किसी चाकू से काटोगे तो देखोगे उसमें इस तरह का कट, जिग जैग मोशन टाइप का इस तरह का सरफेस बनता जाएगा उसमें, ठीक है। तो वह एक्चुअल में इनके कणों के आधार पर, संगठक कण के आधार पर होता है कि उनकी जो जमावट होती है उसकी वजह से ये ऐसा होता है कि वो कण क्या करते हैं, इस धारदार हथियार को इधर से इधर मुड़ा देते हैं, जिसकी वजह से खुरदुरा जनित सतह बन जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दैशिकता के आधार पर, दैशिकता, दैशिकता, दैशिकता का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा क्रिस्टलीय ठोस। जैसे हम बात किए थे अभी NaCl की, तो अगर यहाँ पर देखोगे NaCl, NaCl ये कण है, ठीक है ना, आप गोला इसको बना लेना, ठीक है, Cl NaCl Na, ठीक है। इस तरीके से CNaCl माइनस प्लस आप लोग दे देना, हमारे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, माइनस प्लस। तो ये जो कण होते हैं, तो अगर देखो दैशिकता में अलग अलग दिशा से देखने पे क्या मिलेगा, तो अगर मान लो अगर नीचे से देख रहे हो तो Cl NaCl अलग मिल रहा है, इधर से देख रहे हो तिरछा देख रहे हो तो इधर से मिल रहा है Na मिलेगा, यहाँ से देखो तो Cl मिलेगा, ऊपर से देखोगे तो कुछ अलग दिखाई देगा, इस कोने से देखोगे तो कुछ अलग देगा। मतलब क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर क्या होता है, इसके भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो लिख सकते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर, भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर संरचना भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, ये होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं कभी इधर उधर बैठे होते हैं, इसकी कोई संरचना ठीक नहीं होती है, इधर उधर बैठे होते हैं। तो मान लो ये एक कण है, अब फिर एक कण हम मान लेते हैं कि ये वाले हो गए, ठीक ना। तो इनको अगर हम ये नहीं कहेंगे भाई एक समान है या सॉरी क्या करें, ये नहीं कह सकते कि भाई या भिन्न भिन्न है। अगर मान लो इधर से हम अगर देखते हैं तो ये भी इधर से सेम ही दिखेगा, ये कण है, इधर से देखो तो सेम ही दिखेगा, इधर से देखो सेम ही दिखेगा, इधर से देखो, मतलब किसी भी दिशाओं से देखने पे क्या मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर इसकी संरचना क्या होती है, समान मिलती है, जबकि इसमें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो नोट करते हैं हम इस बात को, भिन्न भिन्न
दिशाओं से देखने पर संरचना समान होती है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर संरचना क्या होती है? समान होती है। जबकि इसमें क्या देखे हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं से आप देखोगे क्रिस्टलीय सॉलिड में, तो इसमें आपको संरचना भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी, इधर से कुछ और, उधर से कुछ और, इधर से कुछ और, जबकि इसमें समान मिलेगी। तो इस तरीके से ये सॉलिड स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को बांटते हैं और उनके गुण को। अब इसी को आप अगर डेफिनेशन में लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन पूरा पूरा इकट्ठा उसमें लिख दो, क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन पूरा इकट्ठा उसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर पूछेगा तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा और डेफिनेशन पूछेगा तब भी आप इसका पूरा ले सकते हैं। ठीक है, बाकी का क्लास हम कर लेंगे। थैंक यू।